So I will continue my video session for 5070. I was doing 5070 and the variant is 22 and it's of May-June 2024. I'm done till question number 24. So let's continue from question number 5. Number 5. When a sample of zinc carbonate is heated in a closed system, an equilibrium mixture is formed. Reaction equation देख लेते हैं. ZnCO3S reversible sign, ZnOS plus CO2G. S represents solid, G represents gas. S जो है solid है और G का मतलब है gas. द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन लिख लेते हैं हम. डेल्टा एच जो है ये प्लस होगा राइट हैंड साइड. ए द टेम्परेचर ऑफ द क्लोज सिस्टम इज डिक्रीज्ड एंड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट. प्रेडिक्ट हाउ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन इज अफेक्टेड. एक्सप्लेन योर आंसर. 2 मार्क का क्वेश्चन है. याद रखिए जो एंडोथर्मिक साइड है वो फेवर करती है हाई टेम्परेचर. एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है और उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर करेगी हाई टेम्परेचर को. अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है एंडोथर्मिक है तो ऑटोमेटिकली जो बैकवर्ड डायरेक्शन है यानी कि रिएक्टेंट साइड जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी. एक्सोथर्मिक फेवर करेगी लो टेम्परेचर. सो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी टू लेफ्ट और रिएक्टेंट साइड. आप नाम भी दे सकते हैं रिएक्टेंट का. तो आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू लेफ्ट हैंड साइड या फिर रिएक्टेंट साइड. जैसा कि मैंने कहा रिएक्टेंट का आप नाम भी दे सकते हैं. अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी है, रीजन देना है आपको. अब रीजन में आप बता सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है या बैकवर्ड रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है. फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक. और इसमें आप स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं क्योंकि ये आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज नहीं कर रहे हैं. टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब ये है कि आपको राइट हैंड साइड पे जाना है, प्रोडक्ट साइड पे लेके जाना है. प्रोडक्ट साइड पे ले जाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है तो यहाँ पर आपको एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं जाए. इसलिए रिलीज करेगा थर्मल एनर्जी को. किस तरह? ये लेफ्ट हैंड साइड पे आगे यहाँ पे टू रिलीज थर्मल एनर्जी, रिलीज थर्मल एनर्जी, ये भी आप रीजन दे सकते हैं. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? बी द प्रेशर ऑफ द क्लोज सिस्टम इज इंक्रीज एंड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. प्रेडिक्ट हाउ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन इज अफेक्टेड. एक्सप्लेन योर आंसर. प्रेशर आपने क्लोज सिस्टम का इंक्रीज कर दिया है. प्रेशर जब आप इंक्रीज करते हैं तो वो मूव करता है उस साइड पे जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल या वॉल्यूम ऑफ गैस होंगे. तो यहां पर अगर हम मोल्स या वॉल्यूम ऑफ गैसेस देखते हैं, ये मोल्स ऑफ गैस में लिख रहा हूं, मोल्स या वॉल्यूम ऑफ गैस. रिएक्टेंट साइड पे 0 है, कोई गैस नहीं है. प्रोडक्ट साइड पे 0 + 1, 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 हो जाएगा. तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस साइड पे जाएगा जहां पर कम है. तो डेफिनेटली इट विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड या फिर रिएक्टेंट साइड. अगेन आप नाम दे सकते हैं रिएक्टेंट का. पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू रिएक्टेंट और
लेफ्ट हैंड साइड। अब रीजन क्या देंगे आप? रीजन में आप कंपेयर कर लें या रेफर कर दें मोस्ट ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे। रेफर मोल्स, वॉल्यूम्स या फिर मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस ऑन आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन। जैसे रिएक्टेंट साइड पे फ्यूअर मोल्स है, प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है, सो आप लिख सकते हैं फ्यूअर मोल्स या वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑन रिएक्टेंट साइड, और वाइस वर्सा। इसका दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा। इनमें से कोई भी आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। पार्ट सी, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ जिंक ऑक्साइड दैट कैन बी मेड फ्रॉम 4.23 ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट। इसके लिए मैं रिएक्शन इक्वेशन यहां पर दे देता हूं ताकि हमें आसानी हो जाए इसको सॉल्व करने में। ZnCO3 gives ZnO plus CO2. ZnCO3 gives ZnO plus CO2। क्वेश्चन में कह रहा है मास निकाल लीजिए जिंक ऑक्साइड का जो आप बना सकते हैं फ्रॉम 4.23 ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट। इसके लिए हमें एमआर चाहिए होगा जिंक कार्बोनेट का और जिंक ऑक्साइड का। एमआर चाहिए होगा दोनों का, उसको हम एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम में। क्वेश्चन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। एमआर जिंक कार्बोनेट, उसके लिए मुझे जिंक का एआर चाहिए होगा, कार्बन का चाहिए होगा, ऑक्सीजन का चाहिए होगा। जिंक कहाँ है? ये रहा जिंक 65 है इसका, कार्बन ये रहा इसका 12 है, ऑक्सीजन ये रहा 16 है। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 65, 65 होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, 48 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 65 प्लस 12 प्लस 48, 125। 125 ग्राम्स आ गया जिंक कार्बोनेट का। Zn होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 65, 65 हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 आ जाएगा। तो 65 प्लस 16 ये हो जाएगा 81। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको 125 ग्राम गिव्स 81 ग्राम, देयरफॉर 4.23 ग्राम गिव्स x ग्राम। इसको क्रॉस कर लीजिए, सो x इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई बाय 4.23 डिवाइडेड बाय 125। 81 मल्टीप्लाई बाय 4.23 divided by 125, 2.741. This will be the final answer for this question. Moving to next question, which is part D. Zinc oxide reacts with both aqueous sodium hydroxide and dilute hydrochloric acid, but carbon dioxide only reacts with aqueous sodium hydroxide. Explain why. Explanation मांग रहे हैं। Definitely वो ऑक्साइड जो दोनों अल्कली और एसिड से रिएक्ट करते हैं, ये अल्कली है या बेस है और ये एसिड है। अल्कली जो ये बेस है, एसिड और अल्कली या बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं तो वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक। तो आप लिख देंगे जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ अल्कली से। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी एसिडिक, सो आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक। Party. Solid zinc carbonate reacts with dilute nitric acid to give a colorless solution and a bubbles of a gas. Construct the symbol equation for this reaction, include state symbols.
सॉलिड जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें पता है, ऊपर लिखा हुआ था, ये लिख दीजिए आप, ZnCO3, इट मस्ट बी इन द सॉलिड स्टेट, स्टेट सिंबल हमें लिखना है तो S लिख देंगे यहाँ पर। एंड एसिड जो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। हमें पता है एसिड जो है एक्वस सोल्यूशन में ही रिएक्ट करता है, एक्वस सोल्यूशन में ही अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, सो आप AQ लिखेंगे यहाँ पर। व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट जो मिलेगी वो एक सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। तो मैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। H2O इज वाटर, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। व्हाट अबाउट द सॉल्ट प्रोड्यूस, सॉल्ट जो प्रोड्यूस होगा उसमें Zn और NO3 के दरमियान होगा। Zn पे +2 चार्ज होता है, नाइट्रेट आयन, NO3 इस पे -1 होता है। इग्नोर कर देते हैं इनके चार्जेस, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, स्वैप कर दीजिए नंबर्स, ये बन गया ZnCO3, आई एम सॉरी, ZnNO3 होल ट्वाइस। तो ये एक्वस होगा, आयनिक कंपाउंड है, यहां पे एक्वस आ जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 6. Methane, nitrogen monoxide and sulfur dioxide are air pollutants. ये तीनों के तीनों air pollutants है। A, describe one adverse effect of higher levels of methane in air. मीथेन का ये adverse effect यानी कि negative effect मांग रहा है एयर के अंदर। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो आप लिखेंगे इनमें से कोई एक दे सकते हैं आप, कोई एक इफेक्ट, एनी वन फ्रॉम, एक आपका आ जाएगा इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। और क्या लिख सकते हैं आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के जिम्मेदार हैं ये गैसेस जो हैं। या फिर क्लाइमेट चेंज, इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज आता है, जैसे ग्लेशियर पे आइस पिघलती है, राइस इन सी लेवल, एक्सेट्रा। पार्ट बी, द combustion of fossil fuels that contain sulfur produces a sulfur dioxide. Describe two strategies to reduce the emission of sulfur dioxide from the combustion of fossil fuels. हमें दो स्ट्रेटेजी बतानी है जो रिड्यूस कर दे इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द कंबशन। एक काम तो हम ये कर सकते हैं, फॉसल फ्यूल, फॉसल फ्यूल्स के अंदर ये मौजूद है, हम यूज नहीं करें, डू नॉट यूज फॉसल फ्यूल्स, या फिर कम इस्तेमाल करें। एनी टू फ्रॉम, इनमें से क्या क्या लिख सकते हैं आप, एनी टू फ्रॉम। एक पॉइंट ये हो सकता है, डू नॉट यूज फॉसल फ्यूल्स, और यूज लेस, यस लेस यूज कर लें, या फिर आप रिन्यूएबल रिसोर्सेस यूज करें, यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जैसे कि सोलर है, सच एज सोलर, विंड, बायोमास एनर्जी, और भी हैं, वो भी लिख सकते हैं आप, एक्सेट्रा। और आप क्या कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, मुझे रिड्यूस करना है इसके एमिशन को, मैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कर सकता हूं। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन में आप ट्रीट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, ट्रीट से मुराद ये इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, इसको अगर आप न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये एसिडिक इफेक्ट इसके नहीं आएंगे एनवायरमेंट पे। एसिडिक ऑक्साइड्स के आपको इफेक्ट पड़ता है, मेन इफेक्ट जो है एसिडिक रेन है। सो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन आप लिखें, ये भी लिख सकते हैं आप, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। आप मेंशन कर लें, reacting SO2 with CaO
और CaCO3, इसको आप मेंशन करना चाहें, रिएक्टिंग SO2 सल्फर डाइऑक्साइड विथ कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा आप यूज लो सल्फर फ्यूल भी कर सकते हैं इसमें। इनमें से कोई सी दो स्ट्रेटेजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पार्ट सी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO is linked to acid rain। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो लिंक है एसिड रेन। नंबर वन, दिस पोल्यूटेंट इज प्रेजेंट इन द गैसेस मेड इन कार इंजन्स। Describe how nitrogen monoxide is removed from these gases. Include a word equation in your answer. हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, जो गैसेस में जो रिलीज हो रहा है। हम कैटालाइटिक कन्वर्टर गाड़ी में इंसर्ट किया जाता है, इसके जरिए इसको रिमूव किया जाता है। यूज ऑफ अ कैटालाइटिक कन्वर्टर, यूज ऑफ अ कैटालाइटिक कन्वर्टर। और इसमें रिएक्शन क्या होता है? इसमें रिएक्शन होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड से। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्रोडक्ट हमें क्या मिलती है? हमें प्रोडक्ट मिलती है इसमें नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट टू, स्टेट टू अदर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूटेंट्स इन द एयर। दो एडवर्स इफेक्ट्स बताने हैं आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कह रहा है, सॉरी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड की तरह है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन की। तो आप एसिड रेन लिख सकते हैं, एनी टू फ्रॉम, इसके अंदर एक तो हो जाएगा, आप एसिड रेन लिख दें आप, या फिर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये प्लांट्स को ये तबाह कर देगा, किल कर देगा। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मॉग का भी रिस्पॉन्सिबल है। व्हेन इट मिक्सेस विद द डस्ट पार्टिकल इन द एयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग, स्पेशली ड्यूरिंग डे टाइम। जब लाइट इस पर पड़ेगी, फोटोकेमिकल लाइट कैटलाइज्ड है, फोटोकेमिकल स्मॉग बनती है। और फिर दूसरा, ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी ये कॉज करता है। Moving to next question, which is question number 7. Oxygen is a gas at room temperature. Sulfur is a solid at room temperature. ऑक्सीजन गैस है रूम टेम्परेचर पे, जबकि सल्फर जो है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन हैज अ वॉल्यूम ऑफ 540 सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल इज इंक्रीज बट द प्रेशर इज अनचेंज। प्रेशर अनचेंज है, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है। Describe and explain in terms of kinetic particle theory what happens to the volume of the sample. डेफिनेटली वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो अब ये लिख देंगे वॉल्यूम इंक्रीजेस, 2 मार्क्स का एक स्टेटमेंट तो ये आ गया, वॉल्यूम इंक्रीज है। आपको एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेनेशन क्या आ जाएगा, किस बेस पे करना है? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पे। आप बता दें, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस। Moving to next part. Sulfur is a gas above 445 degrees centigrade. Describe the changes in particle separation, arrangement, and motion when a sample of sulfur gas is cooled down to room temperature. आप कूल डाउन कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे लेकर आ रहे हैं सल्फर को गैस स्टेट से। अब सेपरेशन में डेफिनेटली ये करीब आ जाएंगी। सेपरेशन में क्या होगा, गैस में पार्टिकल दूर होते हैं, यहाँ पे करीब आ जाएंगे, तो मूव क्लोजर टुगेदर लिख दें आप, मूव क्लोजर टुगेदर। अब अरेंजमेंट में क्या होगा, ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ऑर्डर में आ जाएंगे। तो पहले ये रैंडम में थे, गैस में रैंडम में होते हैं, रैंडम
टू एन ऑर्डर्ड, ऑर्डर, ऑर्डर में हो जाएगी अब इनकी अरेंजमेंट। व्हाट अबाउट द मोशन, मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा? मोशन में मूव कर रहे थे वन प्लेस टू अनदर, उससे आ जाएंगे वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग अबाउट फिक्स पोजिशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इससे आ रहे हैं किस स्टेट में? अब ये आ जाएंगे वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करेंगे, जस्ट वाइब्रेट। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज सी, डिस्क्राइब डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। डिफ्यूजन को आपको डिफाइन करना है, सिंपली मूवमेंट है पार्टिकल्स की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन एरिया में। सो पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो concentration. Moving to part D, the symbol of a sulfide ion is shown. ये सल्फाइड आयन का सिंबल दिया हुआ है S, प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है, नीचे प्रोटॉन नंबर है 16, ऊपर जो न्यूक्लियॉन नंबर है, और साइन दिया हुआ है इस पर 2 माइनस का चार्ज दिया हुआ है। कंप्लीट टेबल 7.1 अबाउट दिस सल्फाइड आयन। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, न्यूट्रॉन्स पूछ रहे हैं, प्रोटॉन पूछ रहे हैं। प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है 16, तो प्रोटॉन इसमें लाजमी 16 हो जाएंगे। चार्ज 2 माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब है इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो 16 में आप 2 ऐड कर दीजिए, 16 प्लस 2 आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16 को फ्रॉम 33, 33 माइनस 16 एंड यू विल गेट 17। Moving to next question, which is question number 8. Figure 8.1 is a flow diagram showing information about some organic chemical reactions. ये कुछ organic chemical reactions हैं, डायग्राम दी हुई है, फ्लो डायग्राम है। ब्यूटेन 1 ऑल है, ए एस्टर बी बना रहा है, सी में एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। डी में ये कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके डी गैस ई लिक्विड एफ बना रहा है। ये सी में सी कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके डी एंड लिक्विड एफ बना रहा है। सी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग विथ अल्कोहल, ये अल्कोहल है, और एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एस्टर जी बना रहा है। ए, ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए का मुझे डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है। कंपाउंड ए क्या है? ये है ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बना दीजिए आप। ब्यूटेन 1 ऑल का फॉर्मूला होगा, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये होगा C4H9OH। ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब है कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप लगेगा। तो पहले तो हम कार्बन शो कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब मैं वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा हूं। नाउ ब्यूटेन 1 ऑल का मतलब है आप राइट वाले कार्बन, ये लेफ्ट वाला कार्बन स्टार्टिंग वाला जो उस पे आप OH मेंशन कर दें, आप O बॉन्ड H इस तरह शो कर दें। अब कार्बन पे हाइड्रोजन आप शो कर, ये इसका डिस्प्ले फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर बी, स्टेट द नेम ऑफ एस्टर बी। एस्टर बी का आपको नाम बताना है। ये ब्यूटेन 1 ऑल का रिएक्शन है एथेनोइक एसिड के साथ। ब्यूटेन 1 ऑल प्लस एथेनोइक एसिड। एस्टरिफिकेशन में आपका अल्काइल ग्रुप आता है अल्कोहल से, सो वी मस्ट बी गेटिंग ब्यूटाइल हेयर। अल्काइल ग्रुप जो यहाँ पे आ जाएगा ये ब्यूटाइल हो जाएगा, और अल्केनोएट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो यहाँ पे एथेनोइक एसिड से एथेनोएट आएगा, तो ब्यूटाइल एथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। C1, स्टेट द नेम ऑफ कंपाउंड सी। कंपाउंड सी का नाम क्या है बता दें आप, कंपाउंड सी क्या है? कंपाउंड सी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3
फोर कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन, 4 मीन्स ब्यूट, सो ये होगा ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो ये होगा ब्यूटेनोइक एसिड। नंबर 2, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड सी। कंपाउंड सी का आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना, वेयर इज कंपाउंड सी, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दीजिए। तो ब्यूटेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कितने कार्बन है, वी हैव 4 कार्बन, C4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, H8, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2, O2, C4H8O2, C4H8O2, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी, स्टेट द नेम एंड फंक्शनल फॉर्मूला, सॉरी नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डी। कंपाउंड डी का नाम और फॉर्मूला बता दीजिए, कंपाउंड डी। सो when butanoic acid is reacted with NaOH, what you will get, ये एसिड और अल्कली का रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कली, एसिड और अल्कली का रिएक्शन, यू विल डेफिनेटली गेट सॉल्ट, डी मस्ट बी द सॉल्ट। ये सॉल्ट जो होगा सोडियम, सोडियम और अल्केनोएट आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक सोडियम ब्यूटेनोएट हो जाएगा, सोडियम, नेम इसका होगा सोडियम ब्यूटेनोएट। व्हाट अबाउट द फॉर्मूला, फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना है, Na ब्यूटेनोइक एसिड, ये C3H7COOH, इसमें से आपके पास आ जाएगा C3H7COO, ये ब्यूटेनोएट आयन है, इस पे -1 चार्ज होता है, सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, इस पे +1 होता है चार्ज, इग्नोर कर दें चार्जेस, स्वैप कर दें, तो ये हो जाएगा C3H7COO Na, C3H7COO Na, या फिर इसको आप स्ट्रक्चर फॉर्मूले के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो इस तरह हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COONA। पार्टी, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ गैस ई एंड लिक्विड एफ। गैस ई और लिक्विड एफ बता दें, गैस ई लिक्विड एफ, ये एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन है, ब्यूटेनोइक एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन है, सो डेफिनेटली विल गेट सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो गैस ई जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी और लिक्विड जो हमारे पास वाटर हो जाएगा। गैस ई का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का फॉर्मूला H2O। पार्ट एफ, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एस्टर जी। एस्टर जी का फॉर्मूला बनाना, डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाना है, सबसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले मैं ये पता हो कि एस्टर जी क्या है, ये रिएक्शन है 1,2 एथेनॉल और ब्यूटेनोइक एसिड का है, एथेनॉल प्लस ब्यूटेनोइक acid. So alkyl group will be coming from the ethanol, you will get ethyl. Alkanoate must be coming from butanoic acid, you will get ethyl butanoate. स्ट्रक्चर फॉर्मूला कह रहे हैं बनाने के लिए, सो इथाइल CH3 CH2, ब्यूटेनोएट ये हो जाएगा OOC, CH2 CH2 CH3, और क्या दे सकते हैं आप, ये इस तरह भी दे सकते हैं CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH3, दोनों सही हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर फॉर्मूला सही है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पॉलीमर्स आर मेड बाय either an addition reaction or a condensation reaction। A, figure 9.1 shows the equation for the reaction used to prepare a polymer. The monomer is both an alcohol and
अ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास अल्कोहल है, ये डायॉल है, और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी आई एम सॉरी, ये कह रहा है मोनोमर इज बोथ एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोमर के अंदर ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये आपका पॉलीमर बन रहा है और साथ में ही कंडेंसेशन हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। कहता है नेम दी टाइप ऑफ लिंकेज दैट बॉन्ड्स द रिपीट यूनिट्स टू वन अनदर इन दिस पॉलीमर। रिपीट यूनिट इसके अंदर क्या होना चाहिए? रिपीट यूनिट डेफिनेटली यही मोनोमर है। तो अगर इसको हम यहां बना लेते हैं, मैं आपके सामने बना रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस HO, कंडेंसेशन होने जा रही है। अगर आप इसको गौर से देखें तो कार्बोक्सिलिक जो है ये H लूज करेगा और यहां से आपके पास OH रिलीज होगा, HOH। तो ये ज्वाइन कर जाएगा, तो हमें जो पॉलीमर मिलेगा वो ये मिलेगा, OC डबल बॉन्ड O, दोबारा से OC डबल बॉन्ड O। सो ये पॉली एस्टर बन जाएगा। ये लिंकेज जो होगी ये एस्टर लिंकेज होगी, तो यहां पे आप एस्टर लिख दें। नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ द इक्वेशन शोज दैट द पॉलीमर इज मेड बाय अ कंडेंसेशन रिएक्शन। सिंपली ये पॉलीमर जो बन रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल भी इसके साथ प्रोड्यूस हो रहा है, इसी वजह से ये कंडेंसेशन है। पॉलीमर मेड टुगेदर विथ वाटर मॉलिक्यूल, ये आप साथ मेंशन कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल के साथ बन रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। B, a polymer contains 10.8% carbon, 17.1% fluorine, and 72.1% bromine by mass. Calculate the empirical formula of this polymer. स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। कार्बन है हमारे पास, फ्लोरीन है और पे ब्रोमीन है। कार्बन हमारे पास है 10.8%, फ्लोरीन हमारे पास है 17.1%, ब्रोमीन है हमारे पास 72.1%। वी नीड AR ऑफ दिस। कार्बन 12 है, फ्लोरीन 19 है, ब्रोमीन 80 है। तो यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 19 आ गया और यहाँ पर 80 आ जाएगा। ये इनके AR मैंने लिख दिया, हम डिवाइड करेंगे इसको। 10.8 divided by 12 we'll get 0.9. What about fluorine? 17.1 divided by 19, 0.9, अगेन 0.9 मिल गया। ब्रोमीन में देखते हैं क्या मिलता है हमें। 72.1 डिवाइडेड बाय 80, 0.9, तो सेम है 0.9, सब में 0.9 है। सो उसको डिवाइड कर दीजिए तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो? CFBr straight away. Moving to next part, some plastics are made from polymers that are hydrocarbons. There are many environmental challenges caused by plastics. One, explain why there is an accumulation of plastic in the ocean. Use ideas about the properties of plastics की कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये accumulate हो जाता है, ये अनरिएक्टिव है या डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर, यही रीजन है। दे आर unreactive or do not dissolve in water. Number 2, explain why the disposal of plastics causes an environmental challenge. इसका डिस्पोजल जो है वो environmental challenge क्यों है हमारे लिए? इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब इनके डिस्पोजल में क्या होता है? इनके डिस्पोजल में ये है कि ये कंबशन में प्रोड्यूस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप लिख दीजिए बर्निंग
में प्रोड्यूस कर रहे हैं टॉक्सिक और पॉइजनस गैस, या ग्रीन हाउस गैस भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और वो ग्रीन हाउस गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार है, क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदार है। ये डिस्पोजल में यूज करते हैं लैंड, या फिर इनके लैंड फिल्स के लिए ज्यादा जगह चाहिए थी। सो आप लिखें डिस्पोजल यूजेस अपलैंड, या फिर लिख दें मोर लैंड फिल्स नीडेड, हमें जगह चाहिए। जैसा मैंने स्टार्ट में पॉइंट्स बताया था, ये आप मेंशन कर दीजिए। कंबशन प्रोड्यूसेस CO और CO2 और टॉक्सिक पॉइजनस गैस और पॉइजनस गैस। आप मेंशन कर दीजिए ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस गैस। मेंशन द इफेक्ट ऑफ गैस, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कुछ आप 2 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। Thanks for watching. Press like and share my videos. For more videos, subscribe to my channel and press the bell icon.